Sets, relations and functions। सबसे पहले बात करें सेट्स की। एनी कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is known as set। Any collection of well defined and distinct objects is known as set। सेट्स बना क्यों? सेट्स केवल इसलिए कि आप चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए, चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए इसलिए सेट्स बना। अब जब अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी में दो टर्म एक ही टाइप के नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का अगर हम सेट बना रहे हैं उसमें लिख दें कि ए 3 बार आ रहा है तो इसको हम लोग एक ही बार कंसीडर करेंगे। चाहे ए बी सी लिखा है तो इसका मतलब तो 3 डिफरेंट हो गए, लेकिन अगर लिखा है ए बी बी सी सी डी 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 करके बहुत बार लिखा है तो हम कंसीडर केवल 4 ही एलिमेंट्स करेंगे। तो कैटेगराइज का मतलब ए बी सी डी, ये एक अलग हो गई, ये एक इनकी अपनी एक कैटेगरी हो गई। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड की बात अगर हम करें, वेल डिफाइंड की बात करें तो सेट ऑफ vowels of कनिष्क स्वराज या सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ अंचालिका रुजाली या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स ऑफ इन यशस्विका। तो या फिर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इन -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। तो जहाँ पर हमें चीज़ें दिख रही हो कि हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अच्छा, वेल डिफाइंड में ऐसा नहीं है कि वेल डिफाइंड में हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म्स हो, नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट ही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 भी हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ों जो आप बात आप कह रहे हैं उसका मीनिंग होना चाहिए। मतलब कहने का अगर हम नॉट वेल डिफाइंड की बात करें, नॉट वेल डिफाइंड तो जैसे हम कहें कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। तो भाई गुड स्टूडेंट हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं? गुड स्टूडेंट हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं? कौन कि वो पढ़ाई में अच्छा है या उसका नेचर में अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा है? तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, ये बात आपको कंफ्यूज कर रही है कि गुड इन विच सेंस, गुड इन विच सेंस। तो ये नॉट वेल डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट,
कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो इसमें द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of a set is known as cardinal number। कार्डिनल नंबर को हम लोग ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। फाइनाइट सेट इसलिए क्योंकि कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो। एग्जाम्पल, कोई सेट ए लिया 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स फोर। अब हमने एक और सेट लिया ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स ये 4 ही रहेंगे, ये 4 ही रहेंगे। मतलब यहाँ पर 1 को आप 4 क्या 40 बार भी लिख देंगे, कंसीडर हम उसको एक ही करेंगे। 3 को आप कितनी भी बार लिख देंगे, 5 टाइम्स लिखा है आप, हम उसको कंसीडर एक ही बार करेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, अब आया नल या वॉइड या फिर एम्प्टी सेट। इसमें जिसमें कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 0, जैसे कि a इज इक्वल टू x such that x cube plus 1 is equal to 0 and x belong to natural number। तो अब यहाँ से x क्यूब इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1, और -1 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसमें तो ये हो जाएगा नल सेट। या फिर a इज इक्वल टू x और लिखा है 2 लेस देन x लेस देन 3 और x बिलोंग टू इंटीजर, ये आ गया। या फिर a is equal to x, x square plus 1 is equal to 0 and x belong to रियल नंबर। तो ये हो गए नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। अब सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें एक ही, विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स वन हो। जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग टू इंटीजर। तो यहां से x की हमको एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज -1, बाकी जो वैल्यूज मिलेंगी वो इमेजिनरी होंगी। या फिर एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो मिलेंगे तो दो वैल्यू, लेकिन x नेचुरल नंबर है तो हमको x की एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1। तो ये हो गया सिंगलटन सेट।
फिर आता है पेयर सेट। पेयर सेट का मतलब which contains only two elements। मतलब हम इसमें ये बात बोलेंगे कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स टू होंगे। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स इसमें टू होंगे। जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो भाई इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगे 2 और 3 एंड बोथ आर नेचुरल नंबर, तो दो ही हो जाएंगे एलिमेंट। या फिर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग टू नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर। x बिलोंग टू इंटीजर, तो x की दो वैल्यू आएंगी +1 और -1, बोथ आर इंटीजर्स। फिर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट means a set which contains finite number of elements, तो इसमें एग्जाम्पल ए नल सेट, एग्जाम्पल बी सिंगलटन सेट, एग्जाम्पल सी पेयर सेट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आया इनफाइनाइट सेट। Infinite set, a set which contains infinite number of elements, जैसे कि x is greater than 1 and x belong to natural number। जैसे कि x2 is less than x is less than 3 and x belong to, हमने यहाँ पे लिखा है x और x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है और x belong to रियल नंबर। तो कोई भी दो नंबर आप चूज कर लें, चाहे कितने भी छोटे हों, 0.1 से 0.2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। सारे के सारे नंबर उसके अंदर आ सकते हैं जितने भी हम लोग काउंट करते हैं। एक बात ये नोट में ध्यान रखेंगे, कार्डिनल नंबर फॉर इनफाइनाइट सेट is not defined। कार्डिनल नंबर ये डिफाइन नहीं होते हैं इनफाइनाइट सेट के लिए। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं।
इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स are said to be equivalent sets if their cardinal numbers are equal। अगर उनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल हैं, कार्डिनल नंबर्स इक्वल हैं, नंबर्स इक्वल नहीं है, मतलब कोई सेट ए लिया 1 2 3 4, सेट बी लिया ए बी सी डी, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे, बस उनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल हो। देन इक्वल सेट्स, देन इसके बाद इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal sets if their number of elements as well as elements are same। जैसे कि A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4। अब B को चाहे हम 1 कितनी बार भी लिख लें, 2 को कितनी बार भी लिख लें, 3 को कितनी बार भी लिख लें, कंसीडर तो ये एक ही बार किया जाता है। तो ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं, दोनों ही सेट इक्वल सेट्स हैं। अब बात करते हैं सबसेट्स की। सबसेट्स, सबसेट्स B is a subset of set A if each element of set B is there in A। B A का सबसेट तभी कहलाएगा अगर B के सारे एलिमेंट A में हो। मतलब A हमने लिया, मान लिया 1 2 3, तो B कैन बी नल, B कैन बी 1, B कैन बी 2, B कैन बी 3, B 1 2 भी हो सकता है, B 2 3 भी हो सकता है, और B 3 1 भी हो सकता है, और B A भी हो सकता है, B 1 2 3 ये भी हो सकता है। तो B इज़ द सबसेट ऑफ A। तो अगर B A का सबसेट है तो B और A दोनों सेम भी हो सकते हैं। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट भी कहलाता है। नेक्स्ट इसके आगे नंबर ऑफ सबसेट्स। अच्छा, यहीं पर बात को हम लोग ऐसे ही बोल लें कि अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपर सेट है। अगर इफ B इज अ सबसेट ऑफ B, इसको यहीं पे नोट करके लिख लेते हैं,
if B is a subset of set A, then A is superset of set B। B अगर A का सबसेट है तो A को सुपरसेट बोलेंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स, हर एक बात को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, हमने मान लिया A है ABC, तो सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? नल A B C A कॉमा B B कॉमा C C कॉमा A और ABC। 3 एलिमेंट्स थे तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है। मान ले A इज इक्वल टू केवल A और B है, तो इस केस में सबसेट्स क्या क्या होंगे? नल, नल अपने आप में एक सेट होता है, मतलब यहाँ पे नल के ऊपर आप सेट नहीं बनाएंगे। फिर B या फिर A कॉमा B, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स 4 है। तो हम लोग ऐसे नहीं याद रखेंगे कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 8 हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 8 हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे ऐसे 2 to the power 3, इसको याद रखेंगे 2 स्क्वायर, ऐसे याद रखेंगे। ओके, नाउ कम टू प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, let A and B are two non-empty sets. A set B is said to be a proper subset of set A if each element of set B is there in A and there exists at least one element which is not there in B। मतलब कहने का एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो कि B में ना हो, तो हम कहेंगे कि जो B है वो प्रॉपर सबसेट है। वो प्रॉपर सबसेट, अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो वो आ जाएगा 2 to the power n -1। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे नंबर ऑफ सबसेट्स की,
नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे थे तो उसमें अगर हमारे पास ए में एलिमेंट अगर n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे 2 टू द पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो हो जाएंगे 2 टू द पावर n -1। तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब पावर सेट, पावर सेट का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इसको बोलते हैं पावर सेट। बहुत ध्यान से इसको समझने वाला है पावर सेट को। तो नंबर ऑफ सबसेट्स तो आपको पता है कि अगर किसी सेट ए में एलिमेंट है 2 तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर n। अब पावर सेट वो हो जाएंगे 2 टू द पावर n। चेक करते हैं। मान लिया ए में एलिमेंट है ओनली 1, तो सबसेट एग्जाम्पल ए में हमने एक ही एलिमेंट लिया है, तो सबसेट जो बनेंगे वो बनेगा 5 और 1। अब पावर सेट जो बनेंगे वो एक तो बन गया 5, एक बन गया 1, एक बन गया 5, यहाँ पे 5 है, और एक बन गया 5, और एक हो गया 5, 1, यानी कि अब यहाँ पर पावर सेट्स हमारे 4 बन गए। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो ये हो गया 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 स्क्वायर मीन्स 4। मतलब कहने का कि अगर मान लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हम p मान लें तो सबसेट्स जो बनेंगे वो बनेंगे 2 टू द पावर p, और पावर सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स वो हो जाएंगे 2 टू द पावर p, 2 टू द पावर p। अब आता है यूनिवर्सल सेट। Any set which is superset of all sets, of all sets के बाद हम जो लिख रहे हैं वो कंसीडर करने की बात है, वो ध्यान देने की बात है। अंडर कंसीडरेशन, अंडर कंसिडरेशन मतलब कहने का यूनिवर्सल सेट में आपके दिमाग में ये फीलिंग ना आए कि अगर नंबर की बात चल रही है तो यूनिवर्सल सेट का मतलब जितने भी नंबर हम सोच सकते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट होंगे। नो, हो सकता है यूनिवर्सल सेट केवल 1 से 10 के बीच में हो सकता है यूनिवर्सल सेट केवल 1 to 50 के बीच में हो सकता है 1 से 5 के बीच में हो, ये भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट आगे डिसजॉइंट सेट्स।
टू सेट्स, टू और मोर सेट्स, टू सेट्स आर said to be disjoint sets if they don't have any common elements. Means let A is equal to 1 2 3, B is equal to A B C. तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नथिंग, कुछ भी नहीं है, इज नथिंग। मतलब इसमें जो अगर हम इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे तो एक अगर इधर है तो दूसरा इधर है, ए इधर है तो बी है इधर है, नथिंग इज कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नथिंग, नल सेट। देन यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है ए और बी और बोथ। कोई अगर दो सेट की बात करें तो ए और बी और बोथ। मतलब इसका मीनिंग कैसे है, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4, बी लिया 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया दिस शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन। अगर मान लें कि दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, एक हमने ये बना लिया और एक ये ए है और ये बी है, तो इसके लिए एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इसके लिए जो ए यूनियन बी आएगा वो ये हो जाएगा। फिर अब मान लें कि एक सेट पूरी तरह से इन्वॉल्व है दूसरे सेट में, मतलब उसके सारे एलिमेंट, एक सेट दूसरे का सबसेट हो, कुछ इस टाइप से बात हो। एक सेट ये ले लिया और दूसरा सेट ये हो, ये ए हो, ये बी ये हो, ये यूनिवर्सल सेट। तो अब ए यूनियन बी, जैसे कि एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4, तो ए यूनियन बी का मतलब 1 2 3 4 यानी कि ए आ जाएगा, इसका मतलब ए आ जाएगा। ये आ गया यूनियन ऑफ सेट्स। फिर आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जैसे केस 1 कि एक सेट ये है, सेट बी ये है, मतलब समथिंग इज कॉमन देयर, ए ये है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दिस शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल केस 1 हो गया। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब केवल 4 कॉमन आ रहा है, तो वो केवल 4 यहाँ पर आ जाएगा बस। अब ये हमने ए लिया, बी ये ले लिया, तो अब इसके लिए एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 4 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। ये हो गया। फिर तीसरा केस, एक यहां पड़ा है, दूसरा यहां पड़ा है, तो इन बेचारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी अब तो कहीं पे भी रेड कलर नहीं आएगा, यानी कि नल सेट मिलेगा। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको ध्यान से समझना है, ये चीज़ ध्यान से समझना है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए है तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे। मतलब केस 1 ए है, ये बी है, तो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए में से जो कॉमन है वो हटाना है, जो कॉमन है 3 4, तो हटाने के बाद जो बचा वो बचा 1 और 2। ए माइनस बी का मतलब जो केवल और केवल ए का पोर्शन है उसको कहेंगे, ये कह रहा है ए माइनस बी। अब
इसी फर्स्ट केस का ही सेकंड पार्ट, इसी फर्स्ट केस में ही ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट। तो अब यहां पर ए इज इक्वल टू सेम उसी को ही हमने लिया 1 2 3 4, बी आया 3 4 5। तो अब बी माइनस ए का मतलब बी में से जो कॉमन है वो हटा दें। तो बी में से कॉमन है 3 4 तो हटा दिया हमने, तो बचा हमारे पास 5, केवल 5 बचा। तो बी माइनस ए का मतलब ये आ जाएगा। फिर इसी को ही आगे देखते हैं, सेकंड केस। छोटा सा सेकंड केस बनाया, यूनिवर्सल सेट, ये ए लिया और ये एक क्यूट सा हमने बी बना लिया, एक ए बनाया और ये बी बना लिया। अब इसमें ये जो, अच्छा इसमें ये बी माइनस ए है, हाँ। तो अब ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 5 6। तो ए माइनस बी 1 2 3 4 ही बचेगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ए माइनस बी को करेंगे तो वो ए ही आ जाएगा बस। इसी तरह से अगर हम सेकंड का ही दूसरा केस, सेकंड का ही ये केस बना लें, ये ए है और ये अपना क्यूट सा बी। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू वही 5 और 6। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 5 6 ही रहेगा। ये नहीं सोचेंगे कि इसमें एलिमेंट कम है उसमें ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। b माइनस ए का मतलब b में से जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हटाने हैं, तो b, इसका मतलब क्या आ गया, b माइनस ए का मतलब b हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक और केस, इसका एक और केस बना लेते हैं। और b इसके अंदर है, ये a है, ये b है। अब a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू 4 और 5। तो अब a माइनस बी क्या बना, a माइनस बी 4 5 जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दे, तो बचा 1 2 3। तो 1 2 3 कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला। ये आ गया। अब यहीं पे ही, इसी में ही नोट, अब हम पूछें कि बताओ b माइनस ए क्या है। b माइनस ए, तो 4 5 ये है b में से कॉमन एलिमेंट, यानी 4 5 ही 4 5 ही कॉमन एलिमेंट है, वो हटा देंगे। वो हटा देंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि b माइनस ए इस केस में नहीं हो पाएगा। तो ये तो हमारा अभी चल रहा है सेट्स, और अभी ये चलता ही रहेगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये सेट्स, रिलेशन और फंक्शन। ये अभी काफ़ी समय तक चलेगा, काफ़ी लेक्चर इसमें लगेंगे। इसकी थ्योरी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।